कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के इस आयोजन में आए हुए सभी आमंत्रित अतिथिगण, देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए राइटर्स, थिंकर्स, आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों, मित्रों और बच्चों, सबसे पहले मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल में आए हुए सभी अतिथियों का और पार्टिसिपेंट्स का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि विद्वत्त नृपत्वचम नैव तुल्यम कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान को देश के भीतर और पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, और ऋग्वेद में तो यहाँ तक कह दिया गया कि देवानाम सख्यमप सेदिमा वयम, हम विद्वानों से ही मैत्री करें। विद्वानों के सत्संग के लिए कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े सभी साथियों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। मैंने लिटरेचर पढ़ा नहीं, पढ़ाई इंजीनियरिंग की पेशा दूसरा हो गया। लेकिन जब हम पढ़ते थे, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, तो इनके सिद्धांतों पर आधारित ऐसे डिज़ाइन डेवलप करने की कोशिश करते थे, ऐसे सॉल्यूशंस विकसित करने की कोशिश करते थे, ऐसे प्रोडक्ट्स और स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास होता था जो समाज के समग्र विकास की गति को और तेज कर सके। सामान्य तौर पर यह धारणा भी है कि इंजीनियर का बनाया सॉल्यूशन या स्ट्रक्चर समाज की स्थिरता और गतिहीनता दोनों को मदद करता है, समाज को प्रगतिशील बनाता है और सामान्य नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सुनिश्चित करता है। लेकिन मैं समझता हूं कि एक राइटर के द्वारा शब्दों का जो स्ट्रक्चर बनता है वो समाज की चेतना पर चोट करता है और उसके नए आइडियाज़, नए दृष्टिकोण, नई कल्पना उनको दे करके वो जीवंत बनाने का प्रयत्न करता है। तो अगर सही में विचार करें तो राइटर भी एक इंजीनियर है, लेकिन वह मैथ साइंस के लेबोरेटरी की बजाय अस्तित्व की लैब में सीखने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि एक राइटर, एक थिंकर की थ्योरी भी थोड़ी भिन्न होती है, अलग होती है। वह अस्तित्व के बगीचे से ऐसे शब्द चुनता है जैसे माली बगीचे से फूल चुनता है। और इसलिए अगर इतिहास में झांकें तो जितने भी राइटर और थिंकर हुए हैं, उन्होंने अपनी कल्पना और आइडिया से बराबर समाज को नई दिशा दी है, एक नया मार्गदर्शन प्रदान करने का काम किया है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो साहित्य में मेरी भी रुचि है। मैं कहूँ कि साहित्य आता हो या न आता हो, लेकिन साहित्य से प्रेम और रुचि मेरी भी है। स्कूल के दिनों से ही अनेक भारतीय और विदेशी लेखकों की किताबों को पढ़ा है, उन्होंने प्रभावित भी किया है। विशेष रूप से भारत के वैदिक साहित्य का जो निचोड़ था, जिसे अनेक विदेशी राइटर्स ने सरल और सहज भाषा में लिखा था, उन्होंने एक पूरी जनरेशन के चित्त पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है।
उनमें से एक राइटर हैं, आप में से अनेक लोग जानते होंगे, मेबल कॉलिंस राइटर थी, जिन्होंने 1885 में एक छोटी सी किताब लिखी, लाइट ऑन द पाथ। 30-35 पन्नों में उन्होंने कुछ सूत्र लिखे थे, और जिसका पहला सूत्र मैं उद्धृत करना चाहूंगा, किल आउट एम्बिशन बट वर्क एज दोज वर्क हु आर एम्बिशस। महत्वाकांक्षा को मार दो, खत्म करो, लेकिन उन लोगों की तरह काम करो जो वास्तव में महत्वाकांक्षी हैं। मेबल का संदेश यही था कि व्यक्तिगत लाभ की इच्छा को समाप्त कर दो, लेकिन एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति के समान समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करो, और पूरी तरह निस्वार्थ हो, तथा जिसमें काम के प्रति प्रेम और सेवा का भाव भी शामिल हो। मेबल की किताब लाइट ऑन द पाथ ने समाज की चेतना पर बड़ा गहरा प्रहार किया है। उनके शब्दों ने निस्वार्थ सेवा, सेल्फलेस सर्विस को बड़ी तरजीह दी है, ताकि जीवन का कण-कण, जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो सके। मुझे एक छोटी सी कहानी ध्यान में आ रही है। एक बार एक बड़े पराक्रमी सम्राट ने अपने राज्य के सभी लेखकों, राइटर्स और चिंतक, थिंकर्स को बुलाया और कहा कि मुझे 2-4 ऐसी लाइनें लिख करके दे दो जो मेरे लिए ज्ञान सूत्र का काम करें जीवन भर, और मैं जब खुश रहूं, खुशी में उदास और उदासी में सुखी हो सकूं, ऐसी पंक्तियां लिख करके हमें सूत्र के रूप में दे दो। लोग बड़े परेशान हुए, खासतौर से राइटर्स और थिंकर्स हैरान भी थे। महीनों सोच विचार चलता रहा, लेकिन उन्हें कोई ज्ञान सूत्र हाथ नहीं लग रहा था। तो हार करके एक बड़े बुजुर्ग से राइटर थे, उनके पास गए और उनको अपनी चिंता बताई। बुजुर्ग राइटर ने उन्हें देख कर हंसना शुरू किया और उन्हें कहा कि तुम लोग स्वयं इतने दुखी हो तो ज्ञान सूत्र कहाँ से मिलेगा तुम्हें। फिर उन्होंने कागज पर 4 शब्द लिख करके उनको दे दिया, दिस टू इज शैल पास। ये 4 शब्द लिख करके उनको एक कागज पर पकड़ा दिया। वो राइटर और थिंकर सम्राट के पास गए और वो कागज दे दिया था। सम्राट उस सूत्र को पढ़ करके हंसने लगे और फिर दोबारा रोने लगे, फिर हंसना शुरू कर दिया और फिर रोना भी शुरू कर दिया, क्योंकि जब वो हंस रहा था तब उसे याद आया कि दिस टू शैल पास। और फिर वो दूसरी अवस्था में आ गया। जब रोने लगा तो फिर वो उसे याद आया कि दिस टू शैल पास, वो अभी बीत जाएगा, और वो हंसना भी शुरू कर दिया। तो यह ज्ञान सूत्र एक राइटर और थिंकर ही दे सकता है। एक राइटर ही साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से आइडियाज को प्रिजर्व कर सकता है, पूरी दुनिया को आकार दे सकता है, संस्कृति को प्रभावित कर सकता है और क्रिटिकल थिंकिंग को भी प्रमोट कर सकता है। परिवर्तन के लिए भी आवाम को प्रेरित कर सकता है और राष्ट्रीय विकास को भी गति दे सकता है। मैं समझता हूं कि आज भी तमाम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद इतिहास का निष्पक्ष डॉक्यूमेंटेशन एक राइटर ही कर सकेगा। लेकिन यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। एक अफसोस की बात यह है कि भारत में लंबे समय
तक इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। अब जाकर पिछले कुछ वर्षों में नए लेखकों ने ये प्रयास किया है कि भारत के इतिहास के साथ जो अन्याय हुआ था उसे जुट करके न्याय दिलाया जाए। एक दूसरा सुखद पहलू यह है कि भारत के साहित्य की दुनिया में पहुंचाने का प्रयास फिर से नौजवान पीढ़ी ने तेज गति से प्रारंभ किया है और ये स्वाभाविक रूप से प्रशंसनीय भी है। मुझे कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से जुड़े साथियों ने कुछ से बात की थी और बताया उन्होंने कि इस वार्षिक आयोजन के माध्यम से जम्मू कश्मीर के रीजनल लिटरेचर को दुनिया के सामने रखने का एक प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर देश के साहित्य और संस्कृति का ऊर्जा क्षेत्र है, जिसमें विविध धार्मिक और सामाजिक भावनाओं का संगम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ता है। आज जरूरत है कि एक बार फिर से आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और भावनात्मक एकता को कैसे मजबूत किया जाए। यह पवित्र कार्य राइटर्स, थिंकर्स और कलाकार सबसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आज मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि इतिहास को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। भारत के वास्तविक इतिहास को दुनिया के सामने बिना किसी संकोच के रखने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से हमारे गुमनाम नायक हैं जिनके जीवन पर बहुत काम किया जा सकता है ताकि नई पीढ़ी हमारी उनसे प्रेरणा ले सके। दूसरा, कश्मीर के ऐतिहासिक परिवर्तन को शब्दों में भी पिरोने की जरूरत है। जो कुछ आपको समझ में आता है, आप महसूस करते हैं, उस पर भी कुछ लिखना मैं समझता हूँ आवश्यक है ताकि देश और दुनिया जान सके। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के साहित्यिक खजाने को दुनिया भर में कैसे पहुंचाया जाए, इसका भी एक प्रयत्न बड़ा आवश्यक है। बहुत से प्रबुद्ध जनों ने कथा सरित सागर पढ़ा ही होगा। जम्मू कश्मीर के प्रकांड विद्वान पंडित सोमदेव ने 1063 से 1081 1063 से लेकर 1081 के बीच इसकी रचना की थी। वह पुस्तक कश्मीरी साहित्य वृहद कथा से प्रभावित थी और 900 साल बाद जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ तब लिटरेरी वर्ल्ड में एक बड़ा भारी हंगामा खड़ा हो गया। लोगों में फिर से चर्चा शुरू हो गई कि फैंटेसी स्टोरी टेलिंग की विधा में उस जमाने में, उस दौर में जम्मू कश्मीर का लिटरेचर एवरेस्ट के शिखर से भी ऊंचा था, जिसकी ऊंचाई कोई छू नहीं सकता था। इतिहास लेखन में कल्हड़ की तुलना मुझे लगता है कि असंभव है। कश्मीरी भाषा में लल्लेश्वरी ने जो लिखा है वो अपने आप में अद्वितीय और अनूठा है। चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या फिर खेत में काम करने वाला अनपढ़ किसान हो, सभी में लाल देद के बाख यानी उनके वाक्य आज भी मौजूद हैं। हब्बा खातून के अल्फाज हों या फिर नंद ऋषि की मिस्टिक बातें हों, सब इसी जमीन से तो निकली हैं। आधुनिक युग में भी अगर हम बात करें तो दीनानाथ नादिम, मास्टर जिंदा कौल, महजूर, सर्वानंद कौल प्रेमी, रहमान राही, पद्मा सचदेवा, अनेक विभूतियों ने साहित्य सृजन को जागृत रखने का काम किया। हमारे देश का शास्त्रीय संगीत, जिसमें 2 धाराएं निकली हैं, उसकी भी शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही हुई थी। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की एक किताब है, मेरी दक्षिण भारत की संगीत यात्रा। उस किताब में भातखंडे जी ने लिखा है
कि संगीत रत्नाकर के रचयिता सारंगदेव के पूर्वज सोढल यहीं जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और बाद में पूरा परिवार उनका महाराष्ट्र चला गया। यह सभी उदाहरण इस बात के प्रतीक हैं कि भारतवर्ष का सांस्कृतिक बोध और राष्ट्रीय चेतना सनातन काल से जम्मू कश्मीर से गहराई से जुड़ी रही है। साथ ही हमें विविध भाषाओं में रचे गए साहित्य को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारी भाषाई विविधता अन्य साहित्यिक सभ्यताओं से भी ज़्यादा पुरानी है और इसकी एक लंबी और समृद्ध परंपरा हमारे देश में रही है। अगर हम अपनी विरासत को देखते हैं तो महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, वल्लथोल, तिरुवल्लुर, कल्हड़, बाद में नानक, गंगा देवी, लल्लेश्वरी, कबीर, गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महाश्वेता देवी, अनेक नाम, वक्त नहीं कि सबका नाम पढ़ा जाए, जैसे लेखकों की एक अनंत श्रृंखला है जिसने भारतवर्ष की संस्कृति और इतिहास को समृद्ध बनाया है। भारत के साहित्यिक इतिहास को अगर हम देखें तो इसका दायरा बहुत ही व्यापक रहा है। उसमें समस्त मानवता की बात की गई है और उसमें ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की झलक भी आपको मिलेगी, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा है। जबकि हमारी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा यह बहुत ही पुरानी है। इतिहास में बहुत पीछे न जाते हुए अगर सिर्फ यह देखें कि जब 7वीं शताब्दी में कश्मीर में नीलमत पुराण लिखा जा रहा था, तब उस समय विश्व के लिटरेरी सर्किल में क्या हो रहा था, या फिर जब शिल्प शास्त्र की रचना हुई थी तो समकालीन विश्व में कौन सा प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया था। जब ये कॉम्पैरेटिव स्टडीज, तुलनात्मक अध्ययन से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अध्यात्म और साहित्य में भारत की बराबरी का दावा दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं कर सकता। 11वीं शताब्दी में जब कल्हड़ राज तरंगिणी लिख रहे थे और नन्या आदि कवि तेलुगु में महाभारत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, उस समय विश्व के अन्य भागों के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके समकालीन कोई ऐसी महत्वपूर्ण रचना आपको नहीं मिलेगी। लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, भारतवर्ष का इतिहास बहुत समृद्ध था, लेकिन हमें अतीत में जाने की जरूरत क्या है? हमें तो वर्तमान देखना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर अतीत समृद्ध था और उस अतीत से प्रेरणा लेकर हमारी नई पीढ़ी के युवा राइटर्स इसे ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश करें तो स्थितियों को तेजी से बदला जा सकता है। मेरा विश्वास है कि भविष्य में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी जड़ों की ओर जरूर लौटना होगा, विचार करना होगा। मैं संक्षेप में जरूर ये आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 4-5 वर्षों में किताब, लिटरेरी फेस्टिवल, संगीत या इस तरह के आयोजन जम्मू कश्मीर में भी बड़ी संख्या में पिछले 5 वर्षों में हो रहे हैं। प्रबुद्ध जनों से बराबर ये आग्रह किया जाता है कि इस तरह के फेस्टिवल की परंपरा और बढ़नी चाहिए। हर वर्ष 2-3 उत्सव महत्वपूर्ण हो रहे हैं यहाँ। लाइब्रेरी में भी मैं देख रहा हूँ बच्चों की भीड़। जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में, वो यूथ सेंटर्स हों या बसोहली का उत्सव हो, अनेक इस तरह के कार्यक्रम ये फिर से सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने में योगदान दे रहे हैं। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से युवा पीढ़ी को जोड़ने का प्रयत्न भी प्रारंभ हुआ है। मैं साहित्य और संस्कृति को समाज का असली खजाना मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नई पीढ़ी उसी भाव से साहित्य और कला से तेजी से जुड़े। मुझे एक और छोटी सी कहानी बहुत प्रिय है, इसलिए मैं 2 मिनट में सुनाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ कि बोर में ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन
एक दिन अकबर ने तानसेन से कहा, भाई तुम्हारे गाने को जब भी मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा गाने वाला शायद इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, क्योंकि तुम जहाँ पहुँच गए हो वहाँ तक तो शायद कोई दूसरा पहुँच नहीं सकता। लेकिन फिर भी मन में ख्याल आता है कि तानसेन, तुमने भी तो किसी से सीखा ही होगा, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा। कौन है तुम्हारा गुरु? कभी मुलाकात करा सकते हो? तानसेन ने कहा, महाराज मेरे गुरुजी हैं, और सच कहूँ तो मैं तो गुरु के चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन मुलाकात में बड़ी भारी कठिनाई है, क्योंकि गुरुजी कभी राज दरबार नहीं आएंगे और न ही हमारे कहने पर आएंगे, न ही हमारे कहने पर गाएंगे। उनसे अगर मिलना है तो चोरी छिपे ही मिला जा सकता है। तय किया दोनों ने, राजा ने और तानसेन ने, अकबर ने और तानसेन ने, कि चलिए गुरुदेव को मिलते हैं। तो एक रात यमुना के किनारे अकबर और तानसेन छिप कर जा कर के बैठ गए। भोर हुई तो तानसेन के गुरु संत हरिदास ने गाना प्रारंभ किया। जब तक संत हरिदास गाते रहे तब तक अकबर और तानसेन दोनों की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द बोलने का साहस नहीं किया। उसके बाद वापस लौटने लगे। राजमहल के पूरे रास्ते दोनों रोते हुए वापस लौटे, लेकिन आपस में कोई बात नहीं हुई। गेट पर जब दोनों अलग अलग हुए तब अकबर ने एक सवाल किया, तानसेन तुम अपने गुरु की तरह क्यों नहीं गा सकते हो? तो तानसेन ने कहा कि महाराज इसका जवाब बड़ा सीधा और स्पष्ट है। मैं कुछ पाने के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु ने सब कुछ पा लिया है और कभी पाने के लिए वो गाते नहीं हैं, इसलिए उनसे मेरी तुलना हो नहीं सकती। यह भारतवर्ष संत हरिदास जैसे महान संत एवं कलाकारों की भूमि है। यह उनकी परंपरा का प्रतीक है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने और उसे शिखर पर पहुंचाने का काम राइटर्स का, थिंकर्स का, संगीत प्रेमियों का, यह बड़ी जिम्मेदारी है इस पीढ़ी पर। एक और बात, चूंकि कार्यक्रम श्रीनगर में है तो मुझे लगता है कि आप लोगों से एक निवेदन करना मैं अनिवार्य समझता हूँ। यहाँ के नैरेटिव को दुरुस्त करने का काम भी आप ही जैसे लोगों का है। दशकों तक, लंबे समय तक मैनिपुलेटेड नैरेटिव यहाँ चलाया गया, जानबूझ करके चलाया गया। दबी जुबान में लेखक और मीडिया के लोग मिलते हैं, इस बात को स्वीकार भी करते हैं, जिन कहते हैं साहब सीमा पार का भय है। ये भी स्वीकार करते हैं कुछ वहाँ से भी चलाया जाता है, और सीमा पार से चलाए गए नैरेटिव को घाटी में प्रमोट करने की कोशिश होती है। यहाँ कश्मीर घाटी के भीतर टेरर इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ ऐसे तत्व थे, कम हैं लेकिन अभी भी कुछ हैं, जो नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करते भी हैं। उस इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक समाप्त करने में सफलता मिली है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तत्व बचे हैं जो आतंकवादी गुटों के नैरेटिव को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करते हैं, सामान्य नागरिक को बरगलाने की कोशिश भी करते हैं। कुछ हैं लोग जिन्हें कश्मीर की तरक्की से दिक्कत है। अब मुझे लगता है कि कश्मीर का आम आदमी इस खेल को समझ गए, और 22 अप्रैल के बाद जिस तरह से गांव, शहर, कश्मीर के कोने कोने से लोग निकले, स्वतः निकले, किसी का उसमें कोई कहे कि हमने निकलवाया तो वो झूठ के अलावा कुछ नहीं है।
स्वतः स्फूर्त स्पॉन्टेनियस लोगों ने आतंकवाद का, पाकिस्तान के कृत्य का विरोध किया। आम जनता और युवा दोनों इस बात को जानते हैं कैसे तमाम अफवाहें मैनिपुलेटिव नैरेटिव के जरिए गुमराह लंबे समय तक किया गया। कोशिश फिर हो सकती है। ऐसे तत्वों का आवाम में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मुझे भरोसा है कि जिस दिन प्रबुद्ध जन, खासतौर से साहित्य जगत से जुड़े, संगीत से जुड़े तत्व, युवा पीढ़ी, प्रबुद्ध जन फोर्सेस के साथ ये तय कर लेंगे तो जो ये बचे खुचे अवशेष हैं ये भी पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस पर आपका योगदान बड़ा आवश्यक है। गिरधर राय का नाम हिंदी में जिसकी रुचि होगी उसने कभी सुना होगा। 1922 में 2 लाइन की कविता लिखी उन्होंने। कविता बड़ी है, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूँ। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। ये लिखा किसके लिए उन्होंने? तो एक बनारस में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होते थे, हिंदी साहित्य के बड़े विद्वान पुरोधा थे। उनके पूर्वजों के पास अपार दौलत थी, लेकिन उनको दौलत से कोई प्रेम नहीं था। कोई अच्छी किताब लिखने वाला, कोई कविता लिखने वाला मिल जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मुक्त हस्त से उसको इनाम देते थे। दोनों हाथ से लुटाते लुटाते अब उनके पास पैतृक एक हीरे की बहुमूल्य अंगूठी रह गई थी। तब उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि अब ये किसी कवि या लेखक को अंगूठी पहनाने की गलती मत करिएगा। एक दिन ब्रजभाषा के एक कवि काशी आए थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र के पास चलकर उनके घर पहुंच गए और ताजा ताजा लिखा हुआ छंद उनको सुनाने लगे। घर में कुछ था ही नहीं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वो अंगूठी निकाली और वो अंगूठी इनाम में उनको दे दिया। एक मित्र ने कहा कि यह आपने क्या किया? बाप दादाओं की आखिरी निशानी भी आपने नहीं रखी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बड़े सहज भाव से कहा कि धन की सहज वृत्ति यह है कि वह या तो खाता है या खाया जाता है। राइटर और थिंकर की भी सबसे बड़ी निशानी यही है कि शब्दों के अलावा उन्हें और कोई वस्तु न भाव लगती है न मोल लगती है, और यही उनका सबसे बड़ा गुण है जिसने सभ्यता को अब तक बचा के रखा है। मशहूर लेखक E.B. वाइट को 1971 में अमेरिकी सरकार ने साहित्य का राष्ट्रीय पदक दिया था। सितंबर 1973 में स्पेन मैगजीन में उनका भाषण प्रकाशित हुआ। E.B. वाइट ने लिखा था कि एक राइटर का सबसे प्रमुख कर्तव्य है कि वह उड़ान भरे, और दूसरा कर्तव्य है कि साहस के साथ उस उड़ान में दूसरों को भी साथ लेकर के आए, और उसका तीसरा कर्तव्य है कि वह निराशा की स्थिति में भी समाज में आशा बनाए रखे। चौथा काम यह है कि इंसान की आस्था को भी जीवित रखे। मेरी भी आप सब राइटर्स और थिंकर्स से यही अपेक्षा है, निवेदन है। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यहाँ उपस्थित सभी राइटर्स, थिंकर्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज की जीवंतता में आप उजाले की तरह काम करते हैं। आपकी लेखनी, आपके विचार, इनके अलावा समाज को राह दिखाने वाला दूसरा कुछ इससे प्रभावी हो नहीं सकता है। आप न केवल इस महान राष्ट्र की पहचान हैं, उसके इतिहास, उसके मूल्यों को भी आप अभिव्यक्ति देते हैं। समाज की सामूहिक स्मृति को भी
संरक्षित रखने में आपका बड़ा योगदान है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और मैं चाहूँगा कि निष्पक्षता से आप अपनी इस जिम्मेदारी को निभाएं, नई पीढ़ी को अपनी बौद्धिक और भावनात्मक गहराई की विरासत जाने से पहले जरूर सौंप के जाएं, ताकि ये हमारी परंपरा आने वाले समय में भी कायम रहे। फिर से आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। और दिनकर जी की एक कविता याद आ गई, पांडे जी, उसको पढ़ देता। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक का कुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं, युवती के लज्जा वसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों में पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पानी सा द्रव्य बहाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।